हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ सीएसआर। अगर हम इवोल्यूशन ऑफ सीएसआर की बात करें तो इन इस चीज़ को, इस पूरे थियोरेटिकल पार्ट को समझने के लिए हमारे पास कुछ एक मैकेनिज्म है जिसमें पूरी टाइम पीरियड को जो है वो डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि हमारे पास अगर हम थोड़ा सा एंशियंट टाइम में जाएं, वैदिक टाइम से ही हमारे कल्चर में, हमारे जो हमारा वैदिक पीरियड में ही हमारी जो सोसाइटी का एक सोच है वो ये है कि हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हमें गरीबों को दान करना चाहिए। इस तरीके के जो चैरिटी जो हैबिट है, चैरिटी जो एक्सरसाइज है, वो हमारे इंडियन सिस्टम में शुरू से ही रही है, वैदिक पीरियड से ही रही है। चाहे वो हम डिफरेंट कथाओं में भी सुनते हैं और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए, गरीबों को दान दो, गरीबों को खाना खिला दो। तो वो उस टाइम से ही इस तरीके की जो चैरिटी थी वो चली आई। तो अगर हम ऐसा सोचें, बट ये था कि सीएसआर नाम से उसको नहीं जाना जाता था, ना तो वो कोई मैंडेटरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो जो भी लोग, जो जिन लोगों के पास कुछ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा होता था, वो गरीबों में कुछ चीज़ों को दान कर देते थे, गरीबों की हेल्प कर देते थे। जो हमारी सोसाइटी में कुछ काम हो रहे हैं उसके वेलफेयर के लिए, उनको सुधारने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे। बहुत सारी कुरीतियाँ हमारे समाज में रही, उनको उन इविल्स को रिमूव करना, उन इविल्स को हटाना, उनके विरोध करना, ये सारे ही गुड सोशल कॉजेज़ और सोशल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो हैं वो हमारे इंडियन सोसाइटी में वैदिक काल से ही रहे हैं। बट अगर हम इस पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमें कुछ हमने हमारे पास जो कुछ बुक्स में जो चीज़ें बता रखी हैं कि हमने टाइम पीरियड को कुछ फेजेस में डिवाइड किया है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले फेज़ वन। फेज़ वन पढ़ने से पहले मैं कुछ आपके साथ और भी चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि हमारे सीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। अगर हम बात करें कि ये सीएसआर कॉन्सेप्ट जो है किसने कॉइन किया, कौन इसका फादर ऑफ सीएसआर इन द वर्ल्ड है, तो हमारे पास एक आंसर आता है हार्वर्ड वोवेन। हार्वर्ड वोवेन जो है वो उनको जो है फादर ऑफ सीएसआर इन द वर्ल्ड माना जाता है। और इंडियन कॉन्टेस्ट में अगर बात करते हैं तो डॉक्टर भास्कर चटर्जी जो हैं नोन एज द फादर ऑफ सीएसआर इन इंडिया। बिकॉज भास्कर चटर्जी जो हैं उन्होंने एक अमेंडमेंट, जिस अमेंडमेंट की बात की जाती है जिसमें सीएसआर को मैंडेटरी किया गया, जो भी अमेंडमेंट कंपनी एक्ट के अंदर जो है, कंपनी एक्ट के सेक्शन 135 को अमेंड किया गया और उस अमेंडमेंट के बाद जो सीएसआर है वो मैंडेटरी की गई। एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया, कंडीशंस फिक्स की गई और उस कंडीशंस को जो भी कंपनी फुलफिल करेगी वो कंपनी जो है वो सीएसआर के लिए लायबल हो जाएगी। और इससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन द ईयर 2014 बाय मेकिंग दिस amendment Dr. Bhaskar Chatterjee, India became the first country in the world to make CSR mandatory. So it is also a very proud moment for all the Indians कि हमारे पास जो CSR है वो एक प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। चलो लेट्स स्टार्ट। फेजेस की बात करते हैं। फेज़ वन जो है हमारे पास, अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करते हैं तो जो टाइम पीरियड हमारे पास है वो रहता है हमारे पास 1850 से लेके 1914। तो 1815 से लेके 1914 तक का जो टाइम पीरियड है वो इसमें हमारे पास फेज़ वन में रहता है। जो भी हमारा फेज़ वन है दैट हैज़ बीन ड्रिवन बाय द कल्चर, ट्रेडिशन, फैमिली वैल्यूज़, इंडस्ट्री हाउसेज और जो भी हमारे बिजनेस हाउसेज थे, जैसे टाटा बिरला ग्रुप था, महिंद्रा ग्रुप था, बजाज ग्रुप था और अनामलाई ग्रुप था। ये बहुत सारे हाउसेज थे जो कंट्री और सोसाइटी वेलफेयर के लिए सेल्फलेस सोशल कंट्रीब्यूशन जो उस टाइम करते थे। जैसे कि 19th सेंचुरी में हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का भी सेटअप हो गया और जो इंडस्ट्रीज़ उस टाइम देखो, उस टाइम कोई सीएसआर मैंडेटरी तो नहीं थी, बट ये जो भी अच्छे बिजनेस हाउसेस थे वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करते थे। और फिलैंथ्रोपी जो कॉन्सेप्ट है वो भी इस फेज़ वन के साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज फिलैंथ्रोपी मीन्स सेल्फलेस
social welfare and to love to serve the human beings. मानवता से प्यार करना बोल सकते हैं हम इसको। तो ये वो टाइम पीरियड है जब पीपल जो है विदाउट एनी प्रॉफिट एंड विदाउट एनी रिटर्न जो है वो चैरिटी करते थे, लोगों की सेवा करते थे, सोसाइटी की सेवा करते थे, मंदिर बनाते थे, स्कूल्स बनाते थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे एंड मैनी मोर अदर्स। गरीबों को खाना खिलाते थे, गरीबों की हेल्प करते थे, समाज में जितनी भी कुरीतियाँ फैली हुई थी उनको सुधारने का काम करते थे। अगर हम फेज़ 2 की बात करते हैं जिसको हम इंडिपेंडेंस ईरा भी बोलते हैं, ये हमारा रहता है मेनली इट विल वर्क ऑन सोशल डेवलपमेंट। और ये जो हमारा मेनली रहता है 1940 से लेके 1960 के बीच का जो टाइम पीरियड रहता है वो हमें इस फेज़ 2 में मानते हैं। इसमें जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहता है जिसको महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है लोगों ने वर्क किया इसके ऊपर, और जितने भी लोगों ने इस पे यहाँ पर जो है सोसाइटी वेलफेयर के लिए एक दूसरे को एनकरेज किया कि हम वी शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी वेलफेयर। तो एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, एक दूसरे को एनकरेज करते हुए सोसाइटी वेलफेयर के लिए और महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए उन्होंने बहुत सारे सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा सेटअप किया जिससे कि हमारी सोसाइटी जो है वो पढ़ लिख सके और अपने बारे में सोसाइटी के अंदर कितना सारा इविल्स हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उसको अंडरस्टैंड कर सके। इसी दौरान महात्मा गांधी के बहुत सारे सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे, लाइक अनटचेबिलिटी थी, वीमेन एम्पावरमेंट थी, सारे बहुत सारे प्रोग्राम जिस दौरान महात्मा गांधी सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर वर्क कर रहे थे। तो उन्हीं सभी लोगों ने उन प्रोग्राम्स को भी हेल्प किया, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत सारे ट्रस्ट और फाउंडेशंस बनी और ये बहुत सारे ट्रस्ट और फाउंडेशन जो हैं इन्होंने महात्मा गांधी के इन सारे सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को जो है वो एनकरेज किया और पार्टिसिपेट भी किया। और अल्टीमेटली महात्मा गांधी की जो हमारे इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए भी उन्होंने हेल्प किया। तो इस तरीके से जो हमारा फेज़ 2 जो है वो हम बोल सकते हैं। रही बात हमारे पास, अब अगर हम फेज़ 3 की बात करते हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हम बोल सकते हैं कि इस पीरियड के अंदर जो है वो, एक मिनट में येलो वाला, इस पीरियड्स के अंदर बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है उनका राइज अप हुआ और इस सारे राइज अप होने की वजह, पब्लिक एंटरप्राइजेस के सेटअप होने की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हुई। और जितने भी एंटरप्राइजेस सेटअप हुए तो जो हमारे रिसोर्सेज एलोकेशन का एक रहा कि जो भी हमारे रिसोर्सेज वर एलोकेटेड टू एंश्योर द इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सारे ही सोसाइटी के जितने भी सेक्शन हैं उनको इक्वल रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है वो होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे जो पब्लिक एंटरप्राइजेस का सेटअप रहा यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है वो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज़ किया और बिजनेस रिस्क को जो है रिड्यूस किया गया, जिसकी हेल्प से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इस टाइम पीरियड में हुई। जो नेक्स्ट हमारी फेज़ है वो है हमारे पास फेज़ 4 और यू कैन से इट इज़ ऑल्सो नोन एज करंट फेज, जहाँ पे हमें आज हमारा CSR जो है वो वर्क कर रहा है। द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल CSR बिगिन इन द ईयर ऑफ 1980, जिसके दौरान जो है वो हमारे पास LPG कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ इन द ईयर ऑफ 1991, जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल क्राइसिस भी कंट्री के अंदर चल रहे थे। तो जब हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर्स का जो भी डिसीज़न रहा कि हमने LPG कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है, और जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया तो कंट्री में ये जो हमारा CSR जो था इसको भी इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से वैसे तो ये जो हमारा LPG कॉन्सेप्ट है इसका मेन जो फोकस रहा वो यही रहा कि टू एक्सपेंड द इंडियन बिजनेस ऑल्सो टेक केयर ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो भी हमारे MNCs जो भी इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कर रही थी या अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रही थी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू को भी हमने ध्यान में रखा और उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी हमने जो है वो
टेक केयर किया। तो हमारा जो करंट फेज़ है जिसमें अभी हम हैं, उसके अंदर जो है हमारा बहुत सारा इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हुआ। हमारे बहुत सारे बिजनेस जो है यहाँ पर जो है वो फ्लरिश हुए, और हमारे जितने भी हमारे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो भी हाउसेज हैं वो भी हमें मिले। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हमें हमें ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और हमें बहुत सारे इंटरनेशनल नॉलेज आइडियाज़ भी शेयर हुए, और हमने उसको उनकी कॉन्फिडेंशियल उनकी उनकी सेफ्टी सिक्योरिटीज़ को भी हमने टेक केयर किया। तो ये सीएसआर के डिफरेंट फेजेस रहती हैं, जो कि हमारे पास 4 फेजेस हैं। हमने थियोरेटिकल पार्ट को थोड़ा सा बाइफरकेट करके थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के हिसाब से इसको फेजेस में डिवाइड किया, ताकि जो है वो स्टूडेंट को इजी टू अंडरस्टैंड रहे कि अच्छा इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो अगर हम बेसिकली देखें हल्की सी एक समरी समअप करने की कोशिश अगर मैं करती हूँ, तो मैं इस तरीके से करूँगी कि सीएसआर कॉन्सेप्ट जो है वो वैसे तो इंडियन सोसाइटी और इंडियन पीपल्स के माइंडसेट में पहले से रहा है। इट इज़ वेरी बिगिनिंग फ्रॉम द वैदिक पीरियड से ही ये रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी वैदिक शास्त्र वैदिक काल के जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, शास्त्र हैं, कथाएं हैं, उनमें सभी में हमें ये बताया जाता है कि आप गरीबों को दान कर सकते हैं, आप कहीं रास्ता बना सकते हैं, आप कहीं हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, आप कहीं गुरुकुल्स बना सकते हैं, आप इस तरीके की कोई वेलफेयर सोसाइटी वेलफेयर का काम जिससे होता है वो सारी चीज़ें हम करते थे। उस टाइम पे हम बहुत सारे टेम्पल्स बनाए जाते थे, चैरिटी की जाती थी, हॉस्पिटल जो भी आयुर्वेदा टाइप के उस टाइम पर जो भी औषधि दी जाती थी, मेडिकेशन या मेडिसिन तैयार की जाती थी, उस तरीके से चीज़ें रहती थी। और हमारा जो लव्ड ह्यूमन था वो भी बहुत ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट था। वी आर वेरी फैसिनेटेड, वी आर वेरी हैप्पी टू लव द ह्यूमन और ह्यूमैनिटी। तो इस तरीके की जो हमारा माइंडसेट था वो शुरू से ही नहीं रहा है, बट जैसे जैसे टाइम पीरियड जो है वो बीतता गया, और जैसे जैसे चीज़ों की टेक्नोलॉजी की नॉलेज की आइडियाज़ की शेयरिंग होती गई, और गवर्नमेंट की भी इंटरफेरेंस होती गई, बिजनेस भी ग्रो हो रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही थी, और सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें बढ़ रही थी, क्योंकि सोसाइटी का तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अगर कोई भी बिजनेस हाउसेज रहता है तो उसमें सोसाइटी पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होती है, बट सोसाइटी को बहुत सारा जो लॉस जो है वो कॉजेज हैं वो उसको पे करने पड़ते हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को एक सीएसआर का नाम दे करके उसको मैंडेटरी किया गया, लीगली उसको जो है वो लागू किया गया, उसके लिए नॉर्म्स रूल्स बनाए गए, और एक स्पेशल अमेंडमेंट्स जो है वो कंपनी एक्ट 2013 में की गई। इस सारे पीरियड इन सारे थियोरेटिकल पार्ट को जो है फेजेस 1 फेजेस 2 3 में और 4 के अंदर जो वो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई है। तो आई होप सो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सीएसआर है कि ये सीएसआर आज जो है उसकी इवोल्यूशन हुई कैसे। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मैं बहुत ही सिंपल वे में इस थियोरेटिकल पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।